नमस्कार। नमस्कारम। आज हमारे साथ फिर सर हैं। सर आज हमें रिसर्च के बारे में कुछ बताएंगे। रिसर्च में जो चैप्टराइजेशन होता है, चैप्टराइजेशन किस तरीके से होना चाहिए, उनमें क्या क्या लिखना चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या लिखना चाहिए, रिसर्च मैथोलॉजी में क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, है ना, कैसे लिखें कि डेजर्टेशन या रिसर्च रिपोर्ट बहुत अच्छे से बने, अट्रैक्टिव बने, लोगों उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस विषय के बारे में आप बताएं, स्टूडेंट्स को जानकारी दें। जी बिल्कुल। देखिए, रिसर्च जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है। रिसर्च में हम जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं अलग अलग, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, सोशल वर्क हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, ये जो सामाजिक मुद्दों से संबंधित विषयों पर जब हम शोध करते हैं तो शोध में हम सिर्फ ये करते हैं कि हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विशेष एक स्थान, किसी विशेष घटना या कुछ और एक पर्टिकुलर विषय पर हम गहन अध्ययन करते हैं। हम कुछ जानकारी निकालते हैं कि कोई घटना क्यों हो रही है। मतलब WH के जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं कि व्हाट क्या है, घटना क्या हुई, वाई क्यों घटना हुई, उसके पीछे कारण क्या है, कैसे हुई, हाउ, और किसके लिए हुई। तो ये जो प्रश्न अलग उठते हैं, तो रिसर्च एक तरह से क्यूरोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है किसी भी एक पर्टिकुलर घटना, व्यक्ति, विषय, वस्तु के बारे में जानने की। अब यहाँ पे जिज्ञासा से अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर समाज कार्य में या सामाजिक क्षेत्र में, तो आप देख सकते हैं कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर आप डेटा देखें, इंफॉर्मेशन अगर आप उसमें से कलेक्ट करें लास्ट 10 ईयर्स 2010 से 2020 तक का, उसमें देखेंगे कि घरेलू हिंसा के केसेस, बच्चों, माइनर जो हैं, जो 18 साल से कम के बच्चे, उनके प्रति अपराध जो हुए हैं, क्राइम जो हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई, इसमें कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर समाज में बढ़ते जा रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो अब रिसर्च का एक टॉपिक या एक क्षेत्र ये हो सकता है कि भाई क्यों समाज में जब शिक्षित हो रहे हैं, लोग समझदार बन रहे हैं, तो फिर घटनाएं अपराध की क्यों बढ़ रही हैं। क्या इन दोनों में कोरिलेशन है, सहसंबंध, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, सांख्यिकी में पढ़ते हैं कि शिक्षा बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेंगे, जबकि उल्टा होना चाहिए। तो इसका कारण क्या है, वाई क्राइम इज इंक्रीजिंग अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड इन सोसाइटी। एक टॉपिक ये जिज्ञासा हो गई। दूसरा, UPSC के जो एस्पिरेंट इस समय अगर देख रहे होंगे तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, अगर आप देखें ऐसे एरियाज, ऐसे क्षेत्रों में, जैसे छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे दंतेवाड़ा हो गया, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, वहाँ पे प्रति 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें से कम बच्चों की मृत्यु होती है। जबकि अगर आप जो विकसित राज्य हैं, जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, या जो भी अलग पंजाब हरियाणा हो गया, या जो भी अलग भारत के राज्य हैं, वहाँ पे जहाँ मेडिकल सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं, लोगों का शिक्षा का स्तर अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे CMR काफ़ी ज़्यादा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ऐसा क्यों, कारण क्या है। तो जब ये जिज्ञासा हमारे अंदर जागृत होती है कि समाज में कोई घटना क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, और कैसे इस सामाजिक समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, लोगों से मिल के, उनसे जान के, उनसे बात करके, उनके समझ के, वही रिसर्च होता है। रिसर्च का एकमात्र अगर आप देखें उद्देश्य तो ये होता है कि किसी भी सामाजिक सोशल मुद्दों पर एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस से, साइंटिफिक इसलिए कहा क्योंकि साइंस जो होता है वो हर जगह सेम रहता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वो वाटर H2O बनेगा, ये साइंस के विद्यार्थी समझते हैं। तो साइंटिफिक इसलिए है कि जो रिसर्च मैं करूँगा या मैडम करेंगी किसी एक व्यक्ति या विषय या कहीं भी एक स्थान पे, और जो प्रक्रिया रिसर्च की साइंटिफिक है वो अगर हम फॉलो करेंगे और वही रिसर्च की प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं सेम रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए रिसर्च को हम कहते हैं कि ये एक साइंटिफिक या वैज्ञानिक
प्रक्रिया है, और वो भी सिस्टमेटिक प्रक्रिया है। सिस्टमेटिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि रिसर्च या शोध जो हम करते हैं उसके प्रॉपरली डिफाइंड स्टेजेस होते हैं, प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको साइंटिफिक प्रक्रिया कहते हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में अगर समराइज करूं तो रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, इवेंट या किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे या विषय पर साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करना और उस अध्ययन से जो अध्ययन का उद्देश्य है उसकी पूर्ति करना और समाज में कुछ एक नया, न्यू, इनोवेटिव कुछ फाइंडिंग लेकर के आना। जो गैप है, जो नॉलेज की अज्ञानता है, उसको दूर करने का प्रयास हम रिसर्च से करते हैं। तो ये एक वो होता है मेन मुद्दा। और इसके अलावा फिर रिसर्च के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हम अगर देखें, अगर आप कहें तो मैं बताऊं, नहीं तो बोलेंगे कि स्टूडेंट्स जो है हमारे सर इतना लंबा बोलते हैं। सर ये हम आज रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। रिसर्च की पूरी क्लास सर आप करिएगा कि रिसर्च के टाइप क्या होते हैं, कैसे रिसर्च की मेथोडोलॉजी। देखिए मैडम, मेरे पास तो एकदम बहुत सारा भरा पड़ा है। मैं बोलना चालू करूंगा तो मेरा सारा नॉलेज जो मुझे एक्सपीरियंस, हम रिसर्च की क्लास लेंगे। अच्छा, ठीक है, पार्ट वाइज। बस आज जो चूंकि इसको लेकर क्वेश्चन आया था सर कि MSW P1 क्वेश्चन किया था, इस वजह से हम आज बना रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट में करना चाह रही जी? हाँ जी, ठीक है। कि चैप्टर में कैसे उनको लिखना है, क्योंकि अभी हो सकता है उनको रिपोर्ट जमा करनी हो तो अर्जेंट हो उनके लिए, इस वजह से चैप्टर उनमें क्या क्या लिखना है उनको, ये हमें जानना है। अच्छा ठीक है, तो मैं उसी पे आता हूँ। सॉरी मैडम जी। देखिए, सबसे पहला तो जो चैप्टराइजेशन करते हैं वो होता है इंट्रोडक्शन का या प्रस्तावना का। उसमें हम हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो आप टॉपिक या विषय डिसाइड करते हैं वो टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ तो ऑर्गेनाइज्ड या जो संगठित क्षेत्र है खुदरा व्यापार का, उसका अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित क्षेत्र पर वर्ष 2000 से 2010 के बीच में 10 सालों के समय में एक पर्टिकुलर स्थान पर, जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर राजधानी है, तो राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी में जो संगठित खुदरा व्यापार है उसका प्रभाव असंगठित जो छोटे छोटे दुकान वाले हैं उनके ऊपर क्या पड़ा है। तो आपका जो रिसर्च का स्टेटमेंट होगा वो एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें सारे WH वाले क्वेश्चंस आने चाहिए कि क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, और वही चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, प्रस्तावना वाले चैप्टर में, कि हम किस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं, उस पे कौन से अध्ययन हुए हैं, क्या हुए हैं, वो आगे आता है, पर हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसमें बताते हैं कि वो मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों है, उसका महत्व क्यों है समाज, सोसाइटी में। बच्चों की मृत्यु जो हो रही है, CMR जैसे हमने बात किया, क्यों हो रही है, बच्चों के प्रति या महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के केसेस क्यों आ रहे हैं, डिवोर्स क्यों हो रहा है सोसाइटी में, समाज में जो एक दूसरे को तलाक के जो केसेस आते हैं क्यों हो रहे हैं, क्यों पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, जबकि लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस में आप देखें तो सभी में ऑलमोस्ट सिमिलर केसेस हैं डाइवर्स के। तो ऐसा क्यों है? तो हम अगर देखें, इंट्रोडक्शन में टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके टॉपिक से रिलेटेड इर्द गिर्द बातें की जाती हैं, बताया जाता है महत्व क्या है, और फिर उसके बाद ये बताया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है अध्ययन का, अध्ययन महत्वपूर्ण क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है। तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, टॉपिक की इम्पोर्टेंस बताई जाती है इंट्रोडक्शन में, और उसकी स्थिति भी दर्शाई जाती है, जहाँ तक मैं बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 2, जिसमें आता है लिटरेचर रिव्यू, जिसको आप हिंदी में साहित्य का पुनरावलोकन कहते हैं, कि इस विषय पर, इस मुद्दे पर जिस पर मैं अध्ययन करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, उस पर पहले से ही कौन कौन से, किस किस तरह के, कहाँ कहाँ भारत में, अमेरिका में, या कहीं पे दुनिया के किसी भी कोने में किस तरह के अध्ययन हुए हैं, उसमें कौन सी पद्धति या मैथडोलॉजी या मेथड या प्रक्रिया फॉलो की गई है, अपनाई गई है, और उसमें से क्या निकल के सामने आया है,
उसमें क्या रिसर्च शोध में क्या समझ में आया, क्या निकल के आया। तो उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं लिटरेचर रिव्यू में या साहित्य का पुनरावलोकन जो हमारा सेकेंड चैप्टर होता है, अध्याय होता है, उसमें हम ये देखते हैं। मतलब किसी और के द्वारा किया गया शोध, रिसर्च में क्या रिजल्ट निकल के आया आपके टॉपिक से रिलेटेड, यस है ना। तो ये नेट पे बहुत इजीली मिल जाते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी कि क्या रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो आंकड़े होते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने शिशु मृत्यु दर पे हम कर रहे हैं, तो शिशु मृत्यु दर 2001 में कितनी थी और 11 में कितनी है, 12 में कितनी है, ये जो आंकड़े हैं, जो पूर्व के आंकड़े हैं, क्या वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आते हैं कि नहीं आते हैं? देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि जिस विषय पर आप शोध कर रहे हैं उससे संबंधित पहले शोध कौन कौन से हुए हैं उनको बताना। आप जो कह रही हैं वो एक ट्रेंड एनालिसिस है, ट्रेंड क्या कह रहा है, किस तरह से घटनाएं घटी हैं या इवेंट हुए हैं या जो भी डेटा है वो कहीं ना कहीं एनालिसिस पार्ट में जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के मन में शायद ये ख्याल आ सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल आया था जब मैं स्टूडेंट थी इस वजह से उसको ध्यान में रख के मैंने आपसे क्वेश्चन किया। बहुत देखिए, जितना क्वेरी जितना क्वेश्चन उतना क्लैरिटी होती जाती है। तो एक रिसर्च पेपर या आर्टिकल या कोई किताब या कोई न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हो रहा है या किसी मैगजीन में पब्लिश हो रहा है या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई आर्टिकल, स्टेट गवर्नमेंट, विश्व की जो संस्थाएं हैं वो जो पब्लिश कर रही हैं आपके विषय, आपके टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी को जब हम एक जगह संकलित करते हैं और बताते हैं कि ये अध्ययन में ये चीज़ पाई गई और ये मेथड फॉलो किया गया था, तब वो सेकंड चैप्टर साहित्य के पुनरावलोकन में वो वहाँ पे देखने को हमको मिलता है। जी, तो ये क्लियर है मैडम इन लोगों को? हाँ, मुझे लगता है कि कमेंट करके बताएंगे, है ना? बताएंगे बिल्कुल। सर, रिसर्च मेथोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर आता है तो? जी, नेक्स्ट चैप्टर अगर हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि शोध की पद्धति या मेथोडोलॉजी क्या है। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है रिसर्च डिज़ाइन करना। जैसे हम इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, हम अपने घर में डिज़ाइन करते हैं हर चीज़ें कि टीवी कहाँ होगी, अलमारी कहाँ रखी होगी, हमारा सोने का जो पलंग है या बेड है या तखत है या जो भी हमारे घर में वो कहाँ होगा, कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, हर चीज़ के लिए हम प्लानिंग करते हैं और उसी हिसाब से अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड या व्यवस्थित रखते हैं। सेम उसी तरह से हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन में ये आता है कि पहली बात है कि जो उद्देश्य आपने चैप्टर 1 अध्याय 1 में लिया था, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, उस ऑब्जेक्टिव को, उन उद्देश्यों को, एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, आप किस तरह से पूरा करेंगे। तो रिसर्च डिज़ाइन में आप देखें तो आपका मेथड क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, स्टैटिस्टिकली, साइंटिफिकली जो हम बात करते हैं, जिसमें ये आएगा कि क्या आप सहसंबंध, दो वेरिएबल्स के बीच में सहसंबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, कोरिलेशन मेथड अपना रहे हैं, या एक वेरिएबल का प्रभाव दूसरे वेरिएबल पर पड़ रहा है जिसको आप रिग्रेशन एनालिसिस के द्वारा करते हैं, या जो स्टैटिस्टिकल परसेंटेज मेथड, कितने परसेंट वृद्धि हुई शिशु मृत्यु दर में या कितने प्रतिशत कम हुई शिशु मृत्यु दर, अपराध की घटनाएं कितने प्रतिशत कम हुई। तो प्रतिशत एक मेथड हो जाता है। सिंपल अगर हम बात करें साधारण, तो पहले तो मेथड कौन सी होगी, दूसरा हम डेटा जो आंकड़े होंगे वो कौन से, किस तरह के आंकड़े के आधार पर हम अपने अध्ययन को पूरा करेंगे। क्या वो प्राथमिक आंकड़े होंगे या प्राइमरी डेटा होगा या सेकेंडरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा का मतलब ये होता है जब हम रिस्पोंडेंट्स या जो हम जिनके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं लोगों से जब डायरेक्टली मिलते हैं, जो हमारे उत्तरदाता होते हैं, जिनको हमारे क्वेश्चनों का उत्तर देना है, हाँ, जिनसे हम जानना चाहते हैं कि भाई हो क्या रहा है, तो उनसे जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो ऐसा हो सकता है कि आप किसी से पर्सनली मिलें, उनसे पूछें, उनसे बात करें, उसको आप नोट कर लें, है ना। ये अनऑर्गेनाइज्ड एक तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। या फिर आप पहले से क्वेश्चनियर बना करके लेके जाएं और उनसे फिल करवा लें, उनसे पूछें कि भाई आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी
आयु क्या, मतलब इनकम क्या है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हाँ ना या ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो सारे। या फिर आप अभी कोविड-19 कोरोना महामारी का समय है तो आप उनको व्हाट्सएप कर दें जो भी क्वेश्चनियर है, या आप उनसे फ़ोन करके पूछ लें, या आप उनसे वीडियो कॉल कर लें, या उनको ईमेल कर दें। किसी भी तरह से जब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं आपके उत्तरदाताओं से जो आपके शोध में महत्वपूर्ण है, जिनके ऊपर आप अध्ययन कर रहे हैं, वो आपका प्राथमिक आंकड़ा या प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डेटा होता है। तो ये क्लियर है, जब हम डायरेक्टली रिस्पोंडेंट्स या उत्तरदाताओं से डील करते हैं, उनसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं, वो प्राइमरी डेटा होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मतलब जो रिपोर्ट्स या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, जो पहले से पब्लिश्ड है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हो सकती है, नीति आयोग की रिपोर्ट हो सकती है, यूनिसेफ की रिपोर्ट हो सकती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो सकती है, राज्य सरकारों की रिपोर्ट हो सकती है, कोई यूनिवर्सिटी में किसी ने पीएचडी किया हुआ वो हो सकता है, किसी ने रिसर्च पेपर लिखा है वो हो सकता है, दैनिक भास्कर, नव भारत, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स या किसी भी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपी हो वो हो सकता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एक जो आपके टॉपिक से संबंधित है, जो पहले से पब्लिश्ड है, वो आपका सेकेंडरी डेटा हो जाता है। तो रिसर्च डिज़ाइन में पहला मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। दूसरा, आंकड़ों का प्रकार क्या है, प्राइमरी डेटा बेस्ड आपके अध्ययन है, सेकेंडरी डेटा बेस्ड। आंकड़ों का सैंपल साइज़ क्या है, कितने लोगों को आप ले करके, आपका यूनिवर्स क्या। सैंपल साइज़ में अगर आप देखें कि आप 10 लोगों से पूछना चाहेंगे, 100 लोगों से, 50 लोगों से, 150 लोगों से, 500 लोगों से, ये डिपेंड करेगा कि आपका यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स मतलब कि टोटल जो आपके एरिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो हम सैंपल ड्रॉ करने जा रहे हैं वो कितना बड़ा है। अब एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण है कि सैंपल साइज़ जो है वो तो महत्वपूर्ण है, पर सैम्पलिंग मेथड कौन सी है। अब सैम्पलिंग मेथड में अलग अलग मेथड्स हैं। प्राइमरली अगर हम देखें मुख्यतः तो वो एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को क्या कहते हैं मैडम हिंदी में? सर जनरली हम लोग दैवीय पद्धति नहीं, दैवीय पद्धति नहीं होगा वो। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसी पद्धति जिसमें हम सभी के इक्वल चांस हों कि हम जो भी सैंपल ले रहे हैं, जिन लोगों से पूछ रहे हैं, उन सभी को अपने स्टडी में इंक्लूड करने का। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 लोग हैं, ठीक है, तो सैम्पलिंग में अगर हम क्या है, आंख बंद करके रैंडमली अचानक से ऐसे उठाएंगे, सर मेरे प्रश्न का जवाब आप दीजिए, अचानक से, और वो मेरे पर प्रश्न आता है तो मैं जवाब देता हूँ, तो हम दोनों का इक्वल चांस होगा। लेकिन जब हम कोटा सैम्पलिंग करते हैं, कोटा बना लेते हैं कि भाई 100 लोग हैं उस जगह पे, उसमें से हम 10 लोगों का ही लेंगे और 10 लोग से ही पूछेंगे और जो हमारे कन्वीनियंस के रहेंगे, तो फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग आ जाता है कि हमारे जो जान पहचान वाले हैं हम उन्हीं से लेंगे, हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं हम उन्हीं से पूछेंगे, समझेंगे। तो एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें जितने भी सैंपल में जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें सभी के इक्वल चांस होंगे, स्टडी में इंक्लूड करके उनके ओपिनियन, उनके उत्तरदाताओं के अनुभव या जानकारी उनसे लेने के। मतलब अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें सर, तो हम अगर अपने फील्ड में जा रहे हैं जहाँ हमको लेना है, तो जो हमको दिख जाए एक तरीके से, हाँ, सभी का चांस इक्वल जो रहेगा। हमें दिख जाए, पहले दिख गया, उसी से हमने क्वेश्चन कर लिया। सभी के समान अवसर रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा सैंपल ड्रॉ करने में। अगर इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करके अगर हम देखें, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, हमारी सुविधा के लिए अगर हम सैम्पलिंग देखें तो हम ये कहेंगे कि हम कहीं जाएंगे नहीं, हमारे घर के आसपास हमारे जो परिवार में सदस्य हैं हम उनसे पूछ लेते हैं कि लोगों में डिवोर्स क्यों होता है, या बच्चों की मृत्यु समाज में आज की डेट में जब वो हो रही क्यों हो रही हैं। कोविड-19 का टाइम है, इंजेक्शन लगने के बाद, कोवैक्सीन या कोविडशील्ड लगने के बाद डेथ रेट क्या है, कारण क्या है। तो जो हमारे पहचान के अगल बगल के हैं, जब हम अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा को देखकर डेटा लेते हैं, वो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वो उसके लिए तो हमें फील्ड डिसाइड करना पड़ता है ना सर, कि हम किस एरिया में स्टडी करना चाहते हैं। हाँ देखिए, तो फील्ड का तो वो एक अलग वो महत्व होता ही है फील्ड का, लेकिन मैं जो रिसर्च डिज़ाइन की भी बात कर रहा हूँ उसमें अगर आप देखें, पहला मैथडोलॉजी क्या है, मेथड क्या है। दूसरा, अगर आप देखें डेटा का टाइप, आंकड़े किस प्रकार के आप कलेक्ट करने वाले हैं, किस पर आधारित आपका अध्ययन है। सैंपल साइज़ क्या है,
सैम्पलिंग मेथड क्या है, और फिर उसके बाद आप देखें तो आप कैसे एनालाइज करेंगे। मतलब क्वेश्चनियर फॉलो करेंगे, प्रश्नावली बना करके आप प्रश्न पहले से जाएंगे, या फिर आप पहले से कुछ मन में लेकर के नहीं जाएंगे, आप वहाँ फील्ड में जाएंगे, वहाँ उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और फिर वहाँ से अपने जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि क्या आप क्वालिटेटिव स्टडी करने जा रहे हैं, आपके स्टडी का टाइप क्या है, या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव गुणात्मक जो अध्ययन जिसमें क्वालिटी की एस्पेक्ट होती है कि कोई चीज़ आपको इतना अच्छा लगता है, क्यों लगता है, कितना अच्छा लगता है, या ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम रिसर्च डिज़ाइन में मोटे तौर पर हम बात करते हैं, ये देखते हैं। और रिसर्च डिज़ाइन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होता है उसमें हम जो है क्या करते हैं, डेटा या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस का अपना अलग अलग मेथड जैसे हमने पहले ही डिफाइन कर लिया कि हम इस मेथड से जैसे सह संबंध के द्वारा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस या परसेंटेज मेथड के द्वारा हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं उसको एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं कि उनसे समझना कि क्या कहना चाह रहा है, आंकड़े कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है अपराध की घटनाओं में बच्चों के प्रति वर्ष 2000 से 2010 के बीच में। उदाहरण के तौर पर महिलाओं के प्रति केसेस क्यों बढ़े हैं, तलाक के केसेस के कारण क्या, समझ रहे हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं ये प्रिफर करते हैं, या एक जो एनालिसिस करते हैं उसमें ये चीज़ें समझ में आती हैं, निकल के आती हैं। ये हो गया रिसर्च मेथोलॉजी जी। सर। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है डाटा कलेक्शन। नहीं, डेटा कलेक्शन तो उसी में हो गया ना, हमने डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज कर लिया, उसका इंटरप्रिटेशन कर लिया। अब उसके बाद आएगा सर, ये उनको स्टूडेंट्स को हमारे बताना है, रिसर्च मेथोलॉजी के बाद आता है डाटा कलेक्शन का, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। जी। उसमें आपके जो उत्तरदाता हैं उनसे आपने क्वेश्चन किया, उसका आपने एनालिसिस किया। मतलब जैसे आपके 100 हैं तो आपके ने पूछा क्या आपने कोविड-19 से वैक्सीन लगवाई है, तो 50 लोगों ने बोला हाँ लगवाई है, और 50 लोगों ने बोल दिया नहीं लगवाई है। तो उस तरीके से आपको टेबल बनाना है उसमें, और उसको लिखना है कि हाँ बोला 50 ने, नहीं बोला 50 ने, और इस तरीके से हो गया 100। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये है डाटा एनालिसिस, आपको इस तरीके से करना है। उसमें आप पाई चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बार डायग्राम बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो ये सारे करके आपको एनालिसिस करना है। जी। लास्ट जो चैप्टर आता है सर वो है कंक्लूजन। जी बिल्कुल। एंड सजेशन। हाँ, तो अब इसमें आपको कंक्लूड करना है, इसमें सारांश लिखना है जो आपके पूरे अध्ययन में जो आपने पाया, अपने अध्ययन में जो मूल जो आपकी बेसिक चीज़ें निकल के आई जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन सभी को आप यहाँ पे लिखते हैं, कंक्लूड करते हैं, सारांश लिखते हैं। और दूसरा चीज़ इसमें ये भी होता है कि पूरी जो प्रक्रिया रहा, जो अनुभव रहा, वो कैसा रहा, आपने किन चीज़ों को प्राथमिकता के साथ देखा, क्या कमियां देखी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली कि हमको हर चीज़ अच्छी मिले। आपका समाज अच्छा, इसमें क्या है कि जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, उसको अनबाइज्ड होके मतलब एक वो नहीं रखना है कि भाई ये चीज़ हमको बतानी है कि नहीं उसको एज इट इज़ बतानी है जो वो देख रहा है समाज में, जो उसने पाया अपने अध्ययन में, वो उसको यहाँ पे बताना रहता है। मतलब आपने डाटा कलेक्शन की है, उसका क्या रिजल्ट निकला है वो आपको अपने कंक्लूजन में लिखना, और सजेशन आप क्या देना चाहते हैं, हाँ, वो आपको लिखना है। अब ये सजेशन जो है वो आएगा कि आपने जिस मुद्दे पर अध्ययन किया, जो आपके उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद जो आपको समस्याएं दिखी, जो कमियां दिखी उस समस्या या उस टॉपिक से रिलेटेड जिस पे आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप क्या सुझाव देंगे कि कैसे इस समस्या का निवारण किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है, या इस चुनौती को इससे हल निकाला जा सकता है। तो वो आप सजेशन देते हैं, वो वहाँ पे आता है। जी, आप कुछ कहेंगे मैम?
ये तो हो गए चैप्टर की बात। अब इसमें एक चीज़ और बच रही है मैडम। जी जी। अब वो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जो चीज़ें आपने कंक्लूज़न और सजेशन में लिखी उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप पॉलिसी रिकमेंडेशंस, नीतिगत सुझाव आप क्या दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं पर नीतिगत, कि समाज में क्या होना चाहिए और किस तरह से। ये नीतिगत सुझाव जो नीति निर्माता, नीति निर्धारक हैं, जो सरकार है, जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, राज्य प्रशासन है, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि शोध का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है किसी समस्या के ऊपर कार्य करना और वहाँ से कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ निकालना जो समस्या के लिए हल के रूप में हो। तो आप क्या सुझाव देंगे? जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना है, इसका उद्देश्य देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना का निर्माण करना है और लोगों को आजीविका का एक साधन देना है। 100 दिन का या जो भी आपके वहाँ पे देखें जॉब कार्ड बना करके, तो इसमें एक तो अधोसंरचना का निर्माण हो रहा है और दूसरा अगर आप देखें तो लोगों को रोजगार, आजीविका मिल रही है। तो उसी तरह से जिस समस्या पे आप काम कर रहे हैं, जो लोग नीति निर्माता हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि इस समस्या के लिए क्या किया जा सकता है, आपने जो पाया। और उसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो उसमें बिल्कुल लिखिए। गलत सही का फैसला हम इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था मुझे लगता था कहीं मैं गलत चीज़ तो नहीं बता रहा हूँ, पर बाद में मुझे समझ में आया कि देखिए कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं होता, सब रिलेटिव होता है, समझ रहे हैं। तो ये होता है। और लास्ट में फिर आप जो है वो लिखते हैं कि रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से आपने, संदर्भ ग्रंथ जो आप कहते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से रिसर्च पेपर, बुक्स, जो भी आपने इंटरनेट से आर्टिकल्स जो लिए हैं, और उसका APA अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन का एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप रेफरेंसेस या शोध ग्रंथ लिखते हैं। अलग अलग और भी मेथड्स हैं जिनसे आप जो भी आपने रेफ़र किया है, जो भी संदर्भ लिया है, उन सभी को आप लिखते हैं और बताते हैं। तो इस तरह से वो कंक्लूड होता है। सर आपने बहुत जी अच्छी जानकारी दी रिसर्च से रिलेटेड। यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कि जब हम टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं जी तो मन में कन्फ्यूज़न रहता है, स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें। कई बार तो स्टूडेंट्स सीधे क्वेश्चन आयर बनाना चालू कर देते हैं या तो इंट्रोडक्शन एकदम लिखना चालू कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अगर आपका टॉपिक डिसाइड हो गया है, आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया है, तो आपको सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। बिल्कुल सही। कि आपके उद्देश्य क्या है आपका ये टॉपिक डिसाइड करने का, क्योंकि जो आपके उद्देश्य होंगे उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आयर बनेंगे। क्वेश्चन आपको अपने ऑब्जेक्टिव को, कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फुलफिल करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स को, ये ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन आयर बनाना है। तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव बनाना, है ना सर? बिल्कुल मैडम। और एक चीज़ हम लोग भूल गए बताना जी। अब वो है लिमिटेशंस ऑफ स्टडी। जी। क्योंकि जब वाइवा लेने के लिए आते हैं एक्सटर्नल या जो भी होता है उसमें पूछते हैं कि आपकी लिमिटेशन स्टडी की क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हुई आपको स्टडी करने समय। तो आपकी जो एक सीमा है, जो बाउंड्री लाइन है कि भाई हमने 50 लोगों का ही सैंपल लिया, हमने एक पर्टिकुलर स्थान पर ही अध्ययन किया, ये पूरे भारत में अध्ययन नहीं हो कर पाए हम। समय की सीमा है, संसाधनों का या जो क्वेश्चन ईयर प्रिंट कराना है, पैसे की दिक्कत है ना, कि रिसोर्सेज संसाधन लगते हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे समय हो, है ना, चाहे मानव संसाधन की, भाई अगर आप अकेले जा करके कलेक्ट कर रहे हैं डेटा तो उसमें फिर आपको पूरा टाइम देना है। सॉफ्टवेयर, जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है वो आपके पास नहीं है, आप एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ें। तो लिमिटेशंस ऑफ स्टडी जो है वो आप ज़रूर लिखिए। उसको लिख सकते हैं आप चैप्टर 1 में लिख सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मेंशन कर सकते हैं। उद्देश्य ये है, ये जहाँ भी आपको लगे वैसा कुछ एक सब लोगों ने रिसर्च मेथोलॉजी में, हाँ उसमें भी डाल सकते हैं, रिसर्च में डाल सकते हैं बिल्कुल। और जब आप स्टडी स्टार्ट करते हैं, रिसर्च स्टार्ट करते हैं, तो आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी मटेरियल मिलता है नेट पे
जैसे जैसे जहाँ से जो भी मिलता है उसको कलेक्ट करते जाइए, उनका कलेक्शन करते जाइए। उसके बाद अब धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करिए। और सबसे मेन बात ये ध्यान में रखिए कि आपको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हाँ, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये प्लेजरिज्म की बात कर रही है मैडम, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने याद दिलाई, जो साहित्यिक चोरी जिसको हम कहते हैं जी। कि किसी ने एक अध्ययन किया है, आप उसके वर्डिंग्स चेंज कर दे रहे हैं, शब्द चेंज कर दे रहे हैं और उसका मतलब जो है, मीनिंग जो है, उसको अपनी भाषा में लिख रहे हैं, ये बिल्कुल भी ना करें आप। इसको हम इंग्लिश में प्लेजरिज्म कहते हैं, या हिंदी में अगर एक तरह से मैं कहूँ तो किसी और ने अध्ययन किया है लेकिन आप उसको अपने नाम से बता रहे हैं। इसका तरीका या समाधान ऐसा हो सकता है कि जहाँ भी आपको कोई टॉपिक या किसी बिंदु पे लगे कि ये तो बहुत अच्छा बताया, ये तो मेरा भी यही मानना है, या मैं भी ऐसे सोचता हूँ, सोचती हूँ, तो आप जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने स्टडी किया उसके नाम के साथ आप बताएं, रिफ़र करें, उनका रेफरेंस दें कि इन्होंने ये अध्ययन में ये कहा था, ये पाया था, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा एक जो है फाइंडिंग है, या एक अच्छी जो है सोच है, या जो भी एक कंक्लूज़न है। तो जिसने जो स्टडी किया है उसको उसका क्रेडिट या उसका जो एक श्रेय है वो बिल्कुल दें। वो ये बहुत अच्छा। लेकिन ये भी 10% से ज़्यादा नहीं करना है ना? अब इसमें मैडम ऐसा है कि कोशिश करें कि जितने भी लोगों के आप स्टडी कर रहे हैं आर्टिकल से, जहाँ से भी जो चीज़ें मिल रही हैं उनका नाम लेकर के लिखें, और जितना कम रहे उतना अच्छी बात है ये तो। जी। कुछ अपना भी उसमें एफर्ट डालें, अपने विचार डालें उसमें भी। अब हमारे बेचारे स्टूडेंट्स कहाँ से एफर्ट डालेंगे? एफर्ट तो वो इतना कर रहे हैं कि रिसर्च के लिए 30 मिनट का आर्टिकल, ये जो वीडियो है वो देख रहे हैं हमारे। जी जी। तो और डेजर्टेशन को या रिसर्च को और अच्छा बनाने के लिए उसमें क्रिएटिव तरीका अपनाएं, डायग्राम्स बनाएं, उसमें इंट्रोडक्शन में अगर आप किसी चीज़ के कारण लिख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं, जैसे किसी योजना के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे या योजना के जो उद्देश्य हैं वो लिखेंगे, तो उनका कुछ अलग तरीके से लिखने की कोशिश करें सर। हाँ, ये भी मैडम आज आपको मुझसे ज़्यादा चीज़ें आप जो है वो बता रही हैं स्टूडेंट्स को, मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखिए, रिसर्च का एकमात्र उद्देश्य मैं ये कहूँ तो जो नॉलेज या जो जानकारी पहले से नहीं है उसको निकालना। रिसर्च रिपोर्ट, हज़ारों रिपोर्ट मैंने देखी हैं इंडिया के काफ़ी जगहों पर मैं बहुत कम पाता हूँ कि उसमें से कुछ जेन्युइन चीज़, एकदम धरातल पे जो समस्याएं उनके पहली बात तो समस्या का देखना और उसका समाधान निकालना। तो अगर आप एक सिंगल फाइंडिंग ले करके आते हैं, सिंगल, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, अपने शोध में जो बहुत जेन्युइन हो, जो आप ईमानदारी से फील्ड में गए हो या आपने देखा हो, समझा हो, आपका रिसर्च पूरा हो गया। और उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि आपने अध्ययन किया है, उसको आप अपने जो भी रिपोर्ट में लिखिए, जो भी वाइवा के एक्सपर्ट आते हैं उनको बताइए आप, तो वहाँ पे वो चीज़ पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और कुछ तो नहीं भूल रहे मैडम, क्योंकि हम लोग बता देते हैं इस टॉपिक पे, कुछ सोचिए, कुछ छूट रहा है सर? अब मालूम नहीं है, अब हम लोग इतना समझ में आ रहा है अभी कि इतना आप लोगों को जानना चाहिए। आगे जो डेजर्टेशन कर रहे हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत आती है, करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, रिसर्च प्रोजेक्ट लिखते समय कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग आपको तुरंत उसका सुझाव, उसका आंसर देंगे। अगर आंसर छोटा होगा तो हम लोग मैसेज कर देंगे आप लोगों को, और अगर उसका आंसर लंबा होता है तो हम लोग उस पे वीडियो बना देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैम याद आ रही थी जी। क्योंकि वीकेंड है तो देख सकते हैं अभी जी। हम लोग लाइव आके कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं क्या इनके क्वेरीज का? मतलब यूट्यूब पे लाइव आएंगे हम, जी। आप क्वेश्चन पूछेंगे और हम जवाब देंगे, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो। सकते हैं सर ऐसा। तो नेक्स्ट वीक प्लान करते हैं मैम। जी ठीक है, तो आप सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए, हंसी खुशी रहिए और अच्छा सा अपना रिसर्च करिए, अध्ययन करिए। हम फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।